नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और फ्रांस के राजनीतिक और व्यापारिक रिश्ते बहुत अच्छे हैं और पूरा विश्व जानता है कि भारत फ्रांस के साथ किस तरह की डील कर रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात है, आपने पुरानी वीडियो में देखा होगा कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस की यात्रा पर गए हुए थे और वहां जाने के बाद में काफी सारे मुद्दों पर चर्चा की गई और राफेल की डील भी साइन की गई। आप सभी को राफेल की डील के बारे में पता है। ये राफेल की डील काफी महीने पहले साइन कर दी गई थी, सब कुछ चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक राफेल का फ्रांस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। तो अपने आप में ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि क्या फ्रांस सही मायने में भारत से वो व्यापारिक संबंध निभाना चाहता है जो कि हम अपनी तरफ से निभा रहे हैं, या कहीं ना कहीं फ्रांस के मन में किसी प्रकार का कोई खोट है। अब दोस्तों, ये बात जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगा। अब बात करेंगे फ्रांस और भारत की राफेल डील के बारे में। तो मेरा नाम है आमिर और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर, जो आपको डिफेंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज देता है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं आज की शंका के बारे में। अगर हम बात करें तो यहां पर जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो यही उठता है कि जब 114 राफेल जेट डील फाइनल हो चुकी है, तो फिर आखिर राफेल में इतनी ज्यादा देरी फ्रांस के द्वारा क्यों की गई है। ये बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट के बारे में छापा है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि टाइम्स ऑफ इंडिया की डिफेंस एचक्यू ने भी इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल के तौर पर लिखा है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो एनबीटी ने भी बहुत सारी चीजें यहां पर लिखी हैं, जिसमें उन्होंने यहां तक लिख दिया है कि क्या टूट जाएगी 3.25 लाख करोड़ की डील। तो अपने आप में हर कोई इस शंका के साथ में चल रहा है। इसके बाद में भारत को जब इतने टाइम तक इंतजार किया है, इंतजार करने के बाद भारत को एलओआर भेजना पड़ा है। एलओआर क्या होता है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। देखिए, अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो भारत और फ्रांस के 114 राफेल फाइटर जेट डील को लेकर उम्मीद की जा रही थी फ्रांस इस प्रोजेक्ट के लिए भारत के लेटर ऑफ रिक्वेस्ट पर अगस्त तक के मध्य तक अपना आधिकारिक जवाब सौंप देगा। तो जब भारत को लगा कि फ्रांस की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो भारत ने अपनी तरफ से एलओआर को भेजा। एलओआर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट था, तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को भेज दिया और इस पर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में फ्रांस ने कहा कि वो सारी चीजें सोचकर हर एक बात को साझा करके अगस्त के मध्य तक आप जो भारत को है वो जवाब भेजेगा। रक्षा अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी को बताया है कि फ्रांसीसी अधिकारियों ने इस साल मई में भारत की ओर से भेजे गए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट पर अपना जवाब देने के लिए अगस्त के मध्य का समय मांगा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर फ्रांसीसी कंपनी इस राफेल को बनाने वाली है। अगर हम बात करें तो अधिकारियों के मुताबिक फ्रांस से जवाब मिलने के बाद दोनों पक्ष कीमत और दूसरी अहम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। भारत ने इस साल मई में भारतीय वायुसेना के लिए 114 राफेल फाइटर की बड़ी सरकारी स्तर की डील के लिए फ्रांस को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा था। इस डील के तहत 94 राफेल भारत की फ्रांसीसी कंपनी डेसॉल्ट एविएशन द्वारा भारतीय कंपनी के साथ मिलकर बनाए जाएंगे, यानी एचएएल के साथ भी मिलकर बनाए जाएंगे, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है। अगर हम बात करें तो अब आखिर हम राफेल के पीछे इतना क्यों पड़े हुए हैं। आपने कहा था कि जैसे आप ये बात कहेंगे कि सर आप इतने टाइम से तेजस के बारे में बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि हम जितना हो सके उतना स्वदेशी बनना चाहते हैं, आप कह रहे थे कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। तो ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं, बेसिकली हम क्यों राफेल के पीछे पड़ रहे हुए हैं जब हम इतने सक्षम हैं कि हम खुद जो है वो इस तरह के विमान बना सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस तरह के विमान की पूर्ति करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, इसीलिए उस समय को भरने के लिए हमें राफेल चाहिए। आई बात समझ में। इसका जवाब देखिए मैं आपको यहां पर देता हूं कि भारतीय वायुसेना की अहम जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है कि पुराने विमान जैसे रूसी मूल मील के मिग फाइटर जेट अलग अलग मॉडल सेवा को हटाने और एलसीए मार्क फर्स्ट ए और मार्क टू जैसे स्वदेशी विमानों को शामिल करने में हुई भारी देरी की वजह से वायु की जो स्क्वाड्रन है वो कम होती जा रही है। यानी वायुसेना के पास में जो नंबर ऑफ फाइटर जेट्स थे उनकी संख्याएं कम होती जा रही हैं। और आप खुद सोचिए कि अगर दुश्मन देश अपने फाइटर जेट्स की संख्या को बढ़ा ले तो भारत के ऊपर तो क्या हो सकता है, वो हावी हो सकता है। हमें क्या करना है, हमें इस फिल को भरना है।
अगर हम अपनी जगह छोड़ देंगे दोस्तों, तो क्या होगा, कोई ना कोई भारत का दुश्मन आकर वहां पर अटैक कर सकता है। तो दोस्तों अगर हम लोग यहां पर बात करें, इसलिए भारतीय वायुसेना तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए राफेल विमान को जल्दी सप्लाई करने के लिए कह रही है। ठीक है, तो तीन कारण यहां पर देखने को मिले, पुराने वायु विमानों को जो है वो सेवा से हटाना, एलसीए मार्क फर्स्ट ए और टू जैसे स्वदेशी विमानों को शामिल करने में देरी होना, क्योंकि चीजें बनने में समय लगता है। तीसरा, वायुसेना के स्क्वाड्रन की संख्या का लगातार कम होना। तो ये तीन ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से राफेल की सप्लाई हमें ज्यादा चाहिए। अब नौसेना ने भी क्या कर दिया है, 62 राफेल को ऑर्डर कर दिया है। नौसेना कहा कि साहब आप वायुसेना को अगर राफेल 114 दिलवा रहे हैं तो भाई 62 राफेल हमें भी चाहिए। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना पहले ही 62 विमानों का, राफेल विमानों को का ऑर्डर दे चुकी है और 114 के ऑर्डर से अब इनकी संख्या 176 हो जाएगी। भारतीय नौसेना ने समुद्री खतरों से निपटने के लिए 31 और विमान शामिल करने की इच्छा जताई है, जिससे देश में राफेल की संख्या 200 से ज्यादा हो सकती है। अब देखिए यहां पर इस गणित को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। यहां पर क्या हो रहा है, पहले से ही राफेल के 62 ऑर्डर नौसेना और वायुसेना ने मिलकर दिए थे। इसके बाद 114 ऑर्डर भारत ने मंजूर कर लिए कि साहब 114 तो चाहिए चाहिए। टोटल कितने हो गए, 176। अब भारतीय नौसेना ये कह रही है कि अगर आप राफेल की संख्या को बढ़ा रहे हैं तो हमें 31 और राफेल चाहिए। 31 और राफेल चाहिए, मतलब कम से कम यहां पर 200 राफेल हमको अप्रोक्सीमेट अभी यहां पर चाहिए। आई बात समझ में, तभी हम अपनी सीमाओं को सुरक्षा दे पाएंगे। तो दोस्तों ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो अभी नहीं आएगी, चलो बाद में आ जाएगी, चल जाएगा, नहीं, क्योंकि सीमा की सुरक्षा भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर सीमा की सुरक्षा यहां नहीं हो पाई तो कहीं ना कहीं जो दुश्मन है वो हमारे ऊपर हावी हो सकता है, और भारत बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी दुश्मन उस पर हावी हो। इसीलिए हमें अपनी सुरक्षा के बढ़ावे के लिए राफेल की आवश्यकता पड़ रही है। अब देखिए बात करते हैं यहां पर, तो 4 महीने पहले इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन क्या हो गया, डिले हो गया। यही तो दिक्कत आई सबसे बड़ी। तो यहां पर क्या हुआ, 2024 में पद संभालने के तुरंत बाद रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में रक्षा मंत्रालय भारत वायुसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए एक बड़ा अध्ययन किया था। मंत्रालय इस दिशा में पूरी गंभीरता से काम कर रहा था। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 4 महीने से पहले भारतीय वायुसेना के 114 राफेल जेट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। कहने का मतलब है कि अगर वायुसेना अगर या नौसेना अगर राफेल जेट खरीदना चाहती है तो उसको पहले रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेनी पड़ेगी। रक्षा मंत्रालय ने उनकी जरूरतों को समझा और मंजूरी दे दी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फ्रांस से जवाब आने में देरी हो रही है। आइए बात करते हैं कि हमें राफेल आखिर क्यों चाहिए, आखिर राफेल में ऐसी क्या चीजें हैं और भारत क्या चाहता है। तो देखिए राफेल की कुछ उन्नत प्रणाली है, पहली है स्पेक्ट्रा और दूसरी है RBE-2 रडार। दोनों क्या चीजें होती हैं, पहले स्पेक्ट्रा की तरफ देखते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर यानी EW सिस्टम है। ये क्या करता है, दुश्मन के रडार से अपने आप को सुरक्षा करता है, खतरों को पहचान सकता है और उन्हें जाम करने की क्षमता रख सकता है। ये खासियत किसमें, राफेल में है। दूसरी है RBE-2, यानी इसको ऐसा रडार कहते हैं, यहां पर AESA। ये कैसा रडार है साहब, ये लंबी दूरी तक देखने में सक्षम है, एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला कर सकता है और विमान को शक्ति प्रदान करता है। तो ये दो खासियत हैं जो कि उन्नत प्रणाली है राफेल की, जो अभी अपग्रेड हुई है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि भारत को इस पर पूरा नियंत्रण नहीं मिल पा रहा। तो अगर हम बात करें तो फ्रांस ने क्या किया है, फ्रांस ने दोनों प्रणाली के सॉफ्टवेयर पर अपना नियंत्रण बनाए रखा है और भारत को क्या कर रहा है, भारत को लिमिटेड तरीके से दे रहा है। तो कहीं ना कहीं चीज गलत है ना भाई। अगर हम अपर जेट वहां से मंगवा रहे हैं तो हमारी मांगे तो फिल होनी चाहिए ना। जो उनके एडवांस सिस्टम है अगर वही हमारे यहां पर नहीं चल पाएंगे तो आखिर फिर हम इतना बड़ा रिस्क क्यों उठाएं। तो ये फ्रांस का ये जो देरी होने का जो रीजन है ना, सबसे बड़ा वो यही है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पे, ये मरीन राफेल है जो आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें मरीन राफेल के बारे में, तो मरीन राफेल फाइटर जेट की खासियत क्या है, क्योंकि क्योंकि नौसेना भी ऑर्डर करवाना चाह रही है, तो आखिर क्यों करवाना चाह रही है, क्योंकि ये 50,000 फीट ऊंचाई तक उड़ सकता है, न्यूक्लियर अटैक और एंटी शिप स्ट्राइक कर सकता है, मिड एयर रिफ्यूलिंग और एडवांस रडार टेक्नोलॉजी है,
बहुत कम जगह पर लैंड कर सकता है। राफेल मरीन मौजूदा राफेल फाइटर जेट से ज्यादा एडवांस है। मजबूत फ्रेम, लोडिंग गियर और टेल हुक जैसे स्पेयर पार्ट्स हैं। 10 घंटे तक फ्लाइट डेटा की रिकॉर्डिंग कर सकता है। 9 टन तक के हथियार को ले जा सकता है। पायलट के हेलमेट के ऊपर भी एक डिस्प्ले है और हवा से हवा में मारने वाली जहाज रोधी स्कैल्प यानी सटीक प्रहार करने वाली मिसाइलों को भी शामिल कर सकता है। इसके अलावा रेंज इसकी 700 किलोमीटर है, 2 पायलट बैठ सकते हैं और 2200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ सकता है। इसीलिए नौसेना को भी मरीन राफेल जो है वो चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारतीय राफेल को 5 पंच देने वाले एक 5 हथियार कौन कौन से हैं। पहला है स्कैल्प मिसाइल, ये लंबी दूरी तक वार करने वाली एक क्रूज मिसाइल है। दूसरी है मिट्योर मिसाइल, ये लंबी दूरी तक हवा में मार गिराने वाली मिसाइल है। तीसरा है यहां पर गाइडेड बम। चौथा है यहां पर नॉन गाइडेड क्लासिक बम और पांचवा है हैमर जीपीएस बम। तो ये सब क्या है, ये सब ही जो है वो भारतीय राफेल को क्या करेंगे, मजबूत बनाएंगे। ठीक है, भारतीय राफेल में इसलिए कह रहा हूं कि जब वो भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा या भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा तो वो हमारे लिए यानी भारतीय ही बन जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर तो रडार आईपीआर बनी बड़ी चुनौती कि आखिर क्या चल रहा है यहां पर, ये देखते हैं थोड़ा सा। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की रिपोर्ट के अनुसार राफेल में लगे हुए RBE-2AA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्क्रेड रे एरे रडार की बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट फ्रांसीसी कंपनी थेल्स के पास है। डेसॉल्ट एविएशन का कहना है कि रडार में किसी भी प्रकार का बदलाव का अधिकार उसके पास नहीं है क्योंकि उसका स्वामित्व थेल्स के पास है। इससे भारत की भविष्य की स्वदेशी तकनीकों को जोड़ने की योजना प्रभावित हो सकती है। तो ये तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो गलत है ना दोस्तों। अगर हम बात करें यहां पर तो डिसॉल्ट क्या कह रहा है कि साहब हम इसके रडार को परिवर्तित नहीं कर सकते, ये जैसा है वैसा रहेगा। ये आप इसमें किसी भी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, आप इसे उस तरह से हैंडल नहीं कर सकते। हमारी कंपनी थेल्स ने जो बनाकर दिया है बस वही है और वो अपने इस अब क्या है उसके ऊपर सारा एकाधिकार थेल्स का है और वो अपने नियमों को नहीं बदलते। यार ये तो गलत है ना, हमने कोई चीज अगर ली है तो हम अपनी तरफ से कस्टमाइज करवाएंगे ना। लेकिन ये जो कस्टमाइजेशन है ये फ्रांस नहीं करवा पा रहा है या करना नहीं चाह रहा है। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, इनमें कोई भी चीज हो सकती है, इसी वजह से ये डील अटकी हुई है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहां पर तो एक और चीज क्या है, यहां पर सोर्स कोड तक पहुंच पर गतिरोध। अब ये क्या है, दूसरा और अधिक संवेदनशील मुद्दा राफेल के सोर्स कोड तक पहुंच का है। यही सॉफ्टवेयर विमान के मिशन, कंप्यूटर, सेंसर फ्यूजन, वेपन मैनेजमेंट सिस्टम को कंट्रोल करता है। फ्रांस इस कोड को अपनी दशकों पुरानी रक्षा तकनीक की सुरक्षा से जोड़कर देखता है और उस पर कड़े निर्यात प्रतिबंध लागू हैं। यदि भारत को इस सोर्स कोड तक स्वतंत्र पहुंच नहीं मिलती है तो भविष्य में अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल, अन्य स्वदेशी हथियारों को इंट्रीगेशन के लिए हर बार डेसॉल्ट पर निर्भर रहना पड़ेगा। इससे भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन लिबर्टी सीमित हो सकती है और पूरे लाइफ साइकिल के दौरान अपग्रेड तथा रखरखाव के लिए फ्रांसीसी कंपनियों पर निर्भरता रखनी पड़ सकती है। देखिए ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या है, हमको ये सोर्स कोड नहीं मिल सकते। कहने का मतलब है कि हमें अपने राफेल पर किसी तरह की कोई मिसाइल अपग्रेड करवानी है लेकिन हम नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि अगर हम अपग्रेड करवाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम फ्रांसीसी कंपनी को बुलाएंगे, वो कंपनी आएगी, हमारे मिसाइल्स को देखेगी और उनके कोड उनमें क्या करेगी, जनरेट करेगी। आप खुद सोचिए कि क्या किसी भी आर्मी के लिए, क्या किसी भी वायुसेना के लिए या किसी भी नौसेना के लिए, चाहे वो किसी भी देश की क्यों ना हो, क्या अपनी इस प्रकार की जानकारियों को साझा करना आसान है? नहीं है। आप खुद कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं क्या है, ये आर्मी के रूल के खिलाफ है, वायुसेना के रूल के खिलाफ है या नौसेना के रूल के खिलाफ है। कोई भी किसी प्रकार का कोई भी डिफेंस सिस्टम अपने यहां पर किसी प्रकार के लीक को पैदा नहीं होने देगा। लेकिन आप किसी दूसरे देश की कंपनी को बुला रहे हैं और उनसे कोडिंग करवा रहे हैं, हर बार कोडिंग करवा रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि अपने आप में क्या है, ये गलत है। यही रीजन है जो कहीं ना कहीं हमारी राफेल डील को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। और भारत अपनी जगह पर बिल्कुल सही है और मैं डेफिनेटली ये बात कहना चाहता हूं कि जब तक कोड ना मिले तब तक हम ऐसे वायुयान लेकर भी क्या करें। आई बात समझ में, हम धीरे धीरे अपनी चीजों को विकसित कर रहे हैं,
भारत एक ना एक दिन इतना आत्मनिर्भर बन जाएगा जब हमें इन सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद से सारी चीजें कर पाएंगे। लेकिन अभी हम इस फ्रांसीसी कंपनी के साथ में कहीं ना कहीं जो है वो फंसे हुए हैं। इसके बाद आईसीडी तक पहुंचना चाहता है भारत। रक्षा मंत्रालय फिलहाल कम से कम इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट तक पहुंचना सुनिश्चित करने पर जोर दे रहा है। आईसीडी ऐसा तकनीक दस्तावेज है जिससे विमान के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन के तरीके, डेटा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का विस्तृत विवरण होता है। आईसीडी विमान का सोर्स कोड नहीं होता, बल्कि ये बताता है कि बाहरी हथियारी और प्रणाली के विमान सुरक्षित तरीके से कैसा जोड़ा जा सकता है। इस आधार पर डीआरडीओ, भारतीय निजी उद्योग ने अपने स्वयं अडेप्टर, पायलन और हार्डवेयर विकसित कर सकते हैं ताकि भारतीय मिसाइलों को वायु के विमानों के साथ में एकीकृत किया जा सके। ठीक है, तो देखिए ये भी कहीं ना कहीं क्या है, ये भी कहीं ना कहीं जो है वो दुखदाई मामला है। भारत कहता है कि चलो अभी तुम सोर्स कोड नहीं देना चाहते, ठीक है मत दो, कम से कम आईसीडी तक तो दो यार, कम से कम हम तो अपनी चीजों को देख सकें, पता लगा सकें। पर फ्रांस की तरफ से इसका भी कोई जवाब नहीं है। इसके बाद में SU-330 MKI मॉडल को दोहराना चाहता है भारत। अब ये क्या चीज है? भारत पहले भी ऐसा मॉडल सफलतापूर्वक अपना चुका है, जो कि SU-30 MKI लड़ाकू विमान के मामले में रूस से आवश्यक इंटरफेरेंस संबंधी तकनीक जानकारी मिलने के बाद भारतीय इंजीनियरों ने विमानों में संशोधित करके ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को सफलतापूर्वक इंटीग्रेट कर दिया था। इस प्रक्रिया में रूस की प्रत्यक्ष निगरानी की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। इस अनुभव के आधार पर अब भारत राफेल के लिए भी आईसीडी तक पहुंच चाहता है ताकि भविष्य में स्वदेशी तकनीक या हथियारों को एकीकृत करके स्वतंत्र तरीके से किया जा सके। यार हमने रूस से कोई चीज मंगवाई है, रूस ने इस चीज को हमें कभी भी इस बात के लिए नहीं परेशान किया कि अगर आप इस प्रकार के कोई जेट ले रहे हैं और उस जेट में आप अपनी खुद की मिसाइल जोड़ना चाहते हैं तो हम आकर इसको निगरानी देंगे। रूस ने कहा ठीक है आपने ले लिया, अब आपका एकाधिकार है, हमारा कोई एकाधिकार नहीं है। लेकिन फ्रांस क्या कर रहा है? फ्रांस कह रहा है कि नहीं साहब, आप जो काम करोगे, आपको मिसाइल जोड़नी हम जुड़वाएंगे, आपको रडार जुड़वाना हम जुड़वाएंगे, आपकी कोई नई तकनीक जुड़वानी हम जुड़वाएंगे, हमारी पहुंच के बिना आप कोई काम नहीं करेंगे। मतलब बताओ यार ये कोई तुक है क्या यार? सोचने वाली बात है। इतना मतलब खराब सोच अगर देखा जाए तो ये सीरियसली मुझे तो बहुत बुरा लगा इस बात के लिए कि यार फ्रांस जैसा देश जिसको हम लोग यूपीआई देना चाहते हैं, जिसके यहां पर अरे इन लोगों के पास यूपीआई नहीं है साहब, इनको नहीं पता डिजिटल पेमेंट कैसे किया जाता है। हमारे भारत में होता है डिजिटल पेमेंट, हम उनको इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं और वो इतनी सी चीजों के लिए बहुत हमें परेशान कर रहे हैं। मतलब फ्रांस क्या चाहता है कि हमेशा अपना एक अधिकार हो। तो दोस्तों ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरी नजर में तो नहीं हो सकता। एक ना एक दिन भारत इतना सक्षम हो जाएगा कि वो राफेल जैसे हजारों विमान एक बार में बना सकता है। लेकिन चीजों को बनने में टाइम लगता है, आत्मनिर्भर भारत को बनने में समय लगेगा। धीरे धीरे रिसोर्सेज इकट्ठे हो रहे हैं, हम कहीं ना कहीं चीजों में आगे बढ़ रहे हैं, पर धीरे धीरे समय जो है हमारे लिए पॉजिटिव या सकारात्मक सोच की तरफ ले जा रहा है। लेकिन समय चाहिए और वो समय आएगा और उस दिन भारत दुनिया को दिखाएगा कि वो क्या चीज है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें यहां पर तो पुराने अनुभवों से काफी सबक मिला है। रक्षा मंत्रालयों का मानना है कि अतीत में मिराज 2000 के अपग्रेड कार्यक्रम के दौरान सीमित तकनीक पहुंच के बातचीत लंबी चली गई थी और परियोजना की लागत भी बढ़ गई थी। इसलिए इस बार भारत किसी भी प्रकार के वेंडर लॉक इन से बचना चाहता है। सरकार की आत्मनिर्भर भारतीय नीति के तहत रक्षा प्लेटफॉर्म पर अधिकतम तकनीक नियंत्रण हासिल करने पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि फ्रांस की ओर से डेसॉल्ट, थेल्स और सेफ्रॉन एमबीडीए जैसी कंपनी इस बात पर जोर दे रही है कि सोर्स कोड और संवेदनशील एल्गोरिदम साझा करने में उनकी अत्याधिक रक्षा तकनीक की रिवर्स इंजीनियरिंग का खतरा बढ़ सकता है। मतलब फ्रांस को क्या लग रहा है? फ्रांस को लग रहा है कि अगर वो सोर्स कोड दे देगा तो कहीं ऐसा ना हो कि उसी के लिए वो अरे हम क्यों करेंगे यार उसके लिए इस्तेमाल, हम तो नहीं करना चाहते। भाई हमारा तो वो दोस्त है ना, और कहीं ना कहीं उनकी तकनीक अगर वो साझा करेंगे तो हम भी तो उससे कोई नई तकनीक बना सकते हैं। यार यही तो पेट में दर्द है। असली प्रॉब्लम सोर्स कोड देना नहीं है, असली प्रॉब्लम यह है कि अगर एक बार इस इंजीनियरिंग को, इस टेक्निक को भारत के वैज्ञानिक और इंजीनियर्स के पास अगर पहुंचा दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि वो इससे भी बेटर तकनीक को बना सके। ये सारा खेल इसी चीज पर आधारित है। आई बात समझ में? यानी कोई भी देश, कोई भी एक विकसित देश ये नहीं चाहता कि अच्छा अगर बनाने लग गए तो राफेल का किस्सा खत्म हो जाएगा ना, फिर भारत राफेल कौन क्यों खरीदेगा? तो इससे क्या होगा? इससे फ्रांस की जो इकोनॉमी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। वो इतना बड़ा जो राफेल की डील से 3.25 लाख करोड़ की डील हुई है, वो कहीं ना कहीं फ्रांस के खाते में नहीं आ पाएगा। आ गई बात समझ में? तो इसीलिए ये सारी कंपनी चाह रही है कि भारत ऐसा ना करे, लेकिन भारत इस चीज पर जोर दे रहा है
कि उसको ज्यादा से ज्यादा तकनीकी में हस्तक्षेप करना है, उसे राइट्स चाहिए। और बिल्कुल मैं भारत के साथ समर्थन में हूं। क्या आप भी समर्थन में हैं? अगर हैं तो कमेंट में जरूर लिख के बताइए कि वास्तविक तौर पर हमें क्या करना चाहिए। और भारत के साथ हमेशा खड़े रहिए, भारत को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहिए। हम सब युवा पीढ़ी हैं, आप सब आने वाली पीढ़ी हो, और हमें भारत को सक्षम बनाना है, सशक्त बनाना है। इसलिए दोस्तों एक बार जोरदार कहेंगे, जय हिंद, जय भारत।